हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 18 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन, यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और ये भारत यात्रा की प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध धर्म के ज्ञान को प्राप्त करना और बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों को एकत्र करना था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो वो थी नॉर्स ग्रीक अधिकार। ठीक है, अगला है, किस कर को 1994 से 1995 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो था सेवाओं पर कर। यानी मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1994 से 95 के अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स की नई अवधारणा शुरू की और इसे वित्त अधिनियम 2003 के अध्याय भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने 1229 में अबू खलीफा के अलंकरण का पत्र प्राप्त किया और इस पत्र के द्वारा उसे वफादार के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, अगला है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि तिब्बती बौद्ध धर्म में के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में 8वीं शताब्दी में बौद्ध मुनि पद्म संभव ने कई बौद्ध ग्रंथों का जो है तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था और तांत्रिक बौद्ध परंपरा को स्थानीय बौद्ध धर्म के विलय पर तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। अगला सवाल हमारा है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिक्षा सम्मेलन वो था वर्धा। यानी कि 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो एबे सीएस। ठीक है, एबे सीएस ने इस पुस्तक को व्हाट इज द थर्ड स्टेट एक राजनैतिक पैम्फलेट और इसे फ्रांसीसी क्रांति के फैलने से पहले फ्रांसीसी विचारक और पदारी अब्बे अम्मानुअल जोसेफ सीएम ने जनवरी 1989 में लिखा था और इस पैम्फलेट में सीएम ने यह कहा कि फ्रांस का थर्ड स्टेट फ्रांस की समान जनता एक राष्ट्र है। ठीक है, अगला है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यानी गांधी जी का नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नमक सत्याग्रह का औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नामक अधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोध और अहिंसक विरोध प्रदर्शन का एक प्रत्यक्ष कार्यवाही थी और इस सत्याग्रह के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभ आरंभ हुआ। ठीक है, इसका शुभ आरंभ कब हुआ? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को इसका शुभ आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला है, स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो जिसका अभिलक्षण है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ठीक है, अगला, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो आवश्यकताओं की मांग जो होती है पूरी तरह से आलोचनीय होती है। यानी मैं आपको बता दूं कि आलोचहीन मांग का अर्थ है कि मूल परिवर्तन से मात्रा की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा और जो वस्तु जितनी आवश्यक होती है उसे लोच उतनी ही कम होती है क्योंकि उसकी कीमत कुछ भी हो लोग उसे खरीदेंगे ही। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप में बता दूं कि जल एक आवश्यक वस्तु है जिसकी कीमत कुछ भी हो पर लोग उसे खरीदेंगे। इसी प्रकार के वस्तुओं में पूरी तरह आलोचनीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, किसी देश का भुगतान शेष
समव्यवस्था में कब होती है, ठीक है, समया व्यवस्था में कब होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। अगला है मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल से है, यानी मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल से है, तो वो है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत के अंतर। यानी मैं आपको बता दूं कि माल की कीमत और उसके उत्पाद में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री आपूर्ति की लागत के बीच अंतर को व्यक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में मूल वर्धित का इस्तेमाल किया जाता है। और इस आर्थिक गतिविधि का घोतक जो है कुछ प्रतिष्ठानों के उत्पादों के दूसरे प्रतिष्ठानों द्वारा माल या सेवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने से उत्पन्न बिक्री मूल आंकड़े में निहित दोहराए को समाप्त करना है। और इस प्रकार के मूलतः वस्तु और सेवाओं पर मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं का अंतर को दर्शाता है। अगला है जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, तो इसका जो है मूल्यह्रास, यानी एक वर्ष के दौरान जितने भी वस्तु तैयार होते हैं सभी उत्पादों और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्य और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश को जोड़ के विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से अर्जित लाभ को घटाने से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है, ठीक है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी कहा के वर्ष के अवधि के दौरान के अर्थव्यवस्था शुद्ध निर्गम का मूल होता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर पूंजीहास को दर्शाता है, ठीक है। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधायक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि एक वित्त विधायक धन विधायक है या नहीं। और यह प्रमाण संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत करता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को बेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, तो जो समाजवाद वो है इंग्लैंड। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना सन 1883 से 84 ईस्वी में हुई और रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। और बेबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया और इस सभा का नाम बेबियस कंटेटर बेबियन के नाम से लिया गया, ठीक है। अगला है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वही मंडल कहते हैं, ठीक है। अगला है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरगाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं, तो घास स्थल को हम लोग कहते हैं पैम्पास, ठीक है। पैम्पास, यानी मैं आपको बता दूं कि पैम्पास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों से ब्यूनस आयर्स ला पंबा सांता फे और क्रोडोबा उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग रियो कोंद्रो दो सुल तक है। और यह शीतोष्ण चरागाह है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो समोच्च रेखाएं मैं आपको बता दूं कि वो जो है वो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले से खींची जाती है। यानी कि मानचित्र पर खींची गई एक रेखा जो समुद्र स्तर से ऊपर की ओर ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों से शामिल करती हो और उसे समोच्च कहा जाता है। और समोच्च रेखा समुद्र तल से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों से जोड़ी जाती है। अगला सवाल हमारा है निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा को कौन सी होती है, तो जो निर्मित मृदा है वो कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो है मखरला यानी लेटेराइट मिट्टी। यानी लेटेराइट मृदा का निर्माण निच्छालन और ऑक्सीकरण से होता है और इसका निर्माण ऐसे भागों में होता है जहां शुष्क एवं नमीयुक्त मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है और गहरी लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तस्मानिया एक शहर जिसे वो अलग करता है, तो मैं आपको बता दी वो है बास। यानी कि बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य के में विशेष तौर पर
तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 240 किलोमीटर और इसकी गहराई 50 से 70 मीटर है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन। ठीक है, अगला है, इनके लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकनिस। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो जो है वो है दक्षिण अफ्रीका। यानी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका ने अपने सरकारी सत्ता केंद्र को 3 राजधानियों के बीच में विभाजित किया। प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है, ब्लोमफाटेन न्यायिका और केप टाउन विधायिकी की राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? तो जो इसके सदस्य वो हैं 4, यानी कि ओपेक के कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 अफ्रीका से और 4 अफ्रीका देश। ठीक है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। ठीक है, ये जो हैं वो 4 अफ्रीका के पेट्रोलियम निर्यातक देश से संगठन सदस्य है। ठीक है, ये 4। अगला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वाई रेड्डी। डॉक्टर वाई रेड्डी। भारत सरकार ने 14 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई अध्यक्ष वाई रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की और 5 सदस्यीय आयोग को 31 अक्टूबर 2014 के पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ी मुग्गा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो जो सबसे निकट पाई जाती है वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी मैं आपको बता दूं कि ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है और यह कई स्थानों पर खंडित है और इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। ठीक है, अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश में नहीं है वो है सूर्य मंदिर कोणार्क। यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है और इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के राज ऋषि सिद्धदेव द्वारा बनवाया गया था और इस यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अगला है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार यानी फीफा बैलन डोर जीता? तो जो जीता वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी। यानी कि 2012 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड लगातार 4थी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जनवरी 2013 में जीता और मेसी और फ्रांस के माइकल प्लातिनी ही अकेले खिलाड़ी थे जो कि लगातार 3 बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं और हाईलैंड के जोहान क्रप और मार्को वान बास्टेन के 3 बार एक पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला है, बीपी सिंधु किस खेल से संबंधित है? यानी पीवी सिंधु जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो जो है वो बैडमिंटन। यानी मैं आपको बता दूं कि पीवी सिंधु ने 1 दिसंबर 2013 को मकाऊ ओपन, 4 मई 2013 को मलेशिया ग्राफी का खिताब जीता था और इसके अलावा वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के प्रथम महिला एक खिलाड़ी बने। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने इस अवसर पर करो या मरो का आह्वान किया और अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन मिडनाइट के अंतर्गत 9 अगस्त 2013 को कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और लगभग सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया, लेकिन देश में विशाल जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो जो सीमा साझा नहीं करता वो है हरियाणा, यानी कि दिए गए विकल्प में हरियाणा एक ऐसी राज्य है जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। अगला 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे, यानी कि तात्या टोपे बिट्टूडूर के नाना साहेब के एक निजी समर्थक 1857 के विद्रोह और इसके उल्लेखनीय जनरलों के नेताओं में से एक थे। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था और इन्होंने 18 अप्रैल 1859 में को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, अगला है तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। तेनालीराम बहुत ही नामी थे, तो मैं इसमें पूछ रहा है कि तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। तो जो थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबारी थे। यानी मैं आपको बता दूं कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के महान शासक 1509 से 1529 ईस्वी के कृष्णदेव राय अष्टदिग्गजों में से शामिल थे, जो इनके राजा के दरबारी थे। अगला सवाल है विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था, यानी इस दिन मतलब किस दिन हमला किया था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सितंबर 11, यानी कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विश्व व्यापार केंद्र सन 1972 में बनकर तैयार हुआ था और इसे 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादी समूह अल कायदा के आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया। आतंकवादियों ने अमेरिकी एयरलाइंस फ्लाइट 11 को और यूनाइटेड एयरलाइंस से फ्लाइट 175 को अपहरण कर लिया और जानबूझकर उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 मुख्य टावरों में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और हमले में 2606 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, यानी 2606 लोगों की इस हमला में मौत हुई थी। ठीक है, अगला है बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 1981 में हुआ था। यानी बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, अगला है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, यानी कि फल्गु नदी के किनारे बसा गया शहर गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था और इस मंदिर का प्रांगण में अक्षयवट वृक्ष जहाँ तीर्थयात्री पिंडदान अर्पित करते हैं। ठीक है, अगला है हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल वो है जयपुर में, यानी कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद थे। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने सबसे पहले चंपारण में, यानी मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत जो है चंपारण में की थी। अगला है इंस्टा, ठीक है, इनसैट A1A, ठीक है, का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था। यानी इनसैट A1 का 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1982 में किया गया था। 1982 में इनसैट A1A को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेल्टा प्रक्षेपक से बहुउद्देशीय कार्यों के लिए 10 अप्रैल 1982 को सफल प्रक्षेपण किया गया था। अगला सवाल है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनता है। तो जो नहीं बनता है वो है बक्सर, यानी बिहार का बक्सर जिला झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनता और झारखंड के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले बिहार के जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका तथा भागलपुर। ये जो है वो बिहार के जनपद अंतर्राज्यीय सीमा बनता है। ठीक है, लेकिन बक्सर नहीं बनता है। अगला सवाल है कि रक्षिता, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पर रक्षिता यानी यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
द्वारा चालू की गई एक एम्बुलेंस सेवा है। दूसरा है, यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सक की आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति के सुरक्षा बलों के आपातकालीन बचाव से निकासी के लिए किया जाता है। तीसरा है, इसका विकास सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा किसी चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। तो जो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 जो है और रचिता क्या है, तो 1 और 2 है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 5वें देश पर आती है और जनसंख्या पर की दृष्टि से भी वो 5वें स्थान पर आती है। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नील नदी है। तो मैं आपको बता दूं कि अपवाद क्षेत्र के अनुसार अमेजन 70,50,000 वर्ग किलोमीटर विश्व की सबसे बड़ी, लेकिन लंबाई के अनुसार नील 6690 किलोमीटर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब 1975 में देश का आपात स्थिति लागू हुई थी तब भी इन्होंने सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन तथा संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है। अगला है, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गदर आंदोलन का संस्थापक था लाला हरदयाल। ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के लाला हरदयाल, परमानंद, काशीराम आदि ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। यानी कि महात्मा गांधी ने 1917 में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन 1917 में चंपारण में बिहार में शुरू किया था। ठीक है। अगला है, ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है। यानी ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो इनका नाम है मृत्युल अहवाल। ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि ईरानी यात्री मुल्ला वहानी ने 19वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की। उसने बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पटना तथा सासाराम की यात्रा की थी तथा पटना नगर के धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया और उसे पटना के सैफ खां मदरसे के आचार्य की चर्चा, पटना में रहने वाले अंग्रेज की चर्चा, ब्रिटिश भारत में होने वाले नुकसान का उल्लेख किया, जिसके यात्रा वृत्तांत के मृत्युल अहवाल के नाम से जाना जाता है। अगला है, 12वीं पंचवार्षिक योजना के प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य है सम्मिलित और अखंड विकास। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? तो जो राज्य बुद्ध से संबंधित था वो था कौशल। यानी कि कौशल और मगध, ठीक है, दोनों वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गौतम बुद्ध से जुड़े थे और बुद्ध कौशल और मगध के साम्राज्यों के कस्बों और गांवों में घूमते हुए अपने ज्ञान को प्रसार करते थे। वह मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार के शासनकाल के दौरान एक मठ के निवास करते थे और लोगों के बीच अपना ज्ञान बांटते थे। ठीक है। अगला है, बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इनका उपदेश जो है वो विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है। यानी कि बुद्ध जो थे अपने उपदेश में विचार और आचरण की शुद्धता को जो था वो सभी को बताते थे, समझाते थे। ठीक है। अगला है, जब बर्फ के दो घनों के आपस में दबाया जाए तो वो मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो जो उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है वो करता है हाइड्रोजन आबंधन का बनना। ठीक है।
अगला है वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। यानी कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित कर, ठीक है, संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, तो वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। यानी मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि प्रसव एवं स्तनापन सहित प्रजनन प्रणाली को महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। और ऑक्सीटोसिन को दो मुख्य कार्यों में प्रसव एवं स्तनपान के दौरान गर्भ का संकुचन शामिल है। ऑक्सीटोसिन सशंक के लिए गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और यह प्रोस्टाग्लैंडिस के उत्पादन में भी वृद्धि लाता है, जो कि आगे की ओर बढ़ता है। अगला है जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाता है तब इसकी गति मतलब इसकी क्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है त्वरण बढ़ जाती है। यानी कि जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाता है तब आरंभिक स्थिति में उसकी गति शून्य होती है, परंतु धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो उस समय वह त्वरण की वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। यानी जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। अगला है मैक्स थियोडोर फेलिक्स वन ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 कथन है। पहला है वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। दूसरा, उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन को खोज की थी। और तीसरा, उन्होंने एक्स किरणें की खोज की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही है वो है केवल 1 और 2, यानी 1 और 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, अगला है किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, जो होती है वो है अवाधिक गति। अगला है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो लैंप की बत्ती में जो है वो तेल किसके कारण ऊपर उठता होता है, केशिकीय घटना। यानी मैं आपको बता दूं कि लैंप की बत्ती में तेल कोशिकाओं के कारण ऊपर उठता है और यह परिघटना पदार्थों के आणविक गुण के कारण होता है। ठीक है, केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने की प्रक्रिया को कोशिकात्व कहते हैं। ठीक है, अगला है गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री -1 मोल -1 में क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या वो है 8.314 गुना 10 के पावर 7। ठीक है, अगला है जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सदरण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं। तो अपेक्षित समय को हम लोग आधुर्य अवधि कहते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार का रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय का अर्धायु अधिक अवधि होती है। ठीक है, अगला है आवाग्रादो संख्या का मान कितना होता है। यानी आवाग्रादो का संख्या का जो है मान कितना होता है, तो इसका मान जो है वो होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, अगला है कार्बन के 6.023 गुना 10 के पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो इसका भार होता है 12 ग्राम। यानी कि 6.023 गुना 10 के पावर 23 निश्चित किया गया। ठीक है, 23 के मान को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं और यह संख्या का आइसोटोप कार्बन 12 से 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या को संबोधित करता है। और इस प्रकार 6.02 गुना 10 के पावर 23 कार्बन परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है। ठीक है, अगला है किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है। यानी किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं को है इमल्शन। ठीक है, यानी कि इमल्शन पसायन 2 इससे अधिक अविश्वसनीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है और एक तरल परिक्षेपण प्रवस्था अन्य तरल सतत प्रवस्था में परिक्षेपित फैलता होता है। ठीक है, और पायसन के उदाहरण में शामिल है मक्खन और मार्जरीन, दूध, क्रीम, फोटोफिल्म का प्रकाश संवेदी पक्ष, मैग्मा और धातु काटने के काम आने वाले तरल। ठीक है, अगला है पाइप्ड प्रकृति गैस
पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है इसका प्रयोग जो है वो पकाने भोजन बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक गैस पीएनजी मुख्यतः मीथेन CH4 होता है और हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात मीथेन का न्यूनतम होता है, जिसके कारण यह स्वच्छतम ईंधनों में से एक है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने का प्रयोजन और पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है रदरफोर्ड के प्रकीर्ण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो जो मौजूदगी को सिद्ध किया है वो है परमाणुओं से न्यूक्लियस। ठीक है, अगला है उच्चतर पौधे के बीजों को पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो पोषक ऊतक को जो हम लोग कहते हैं वो है एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी कि भ्रूमण पोषक ऊतक और बीज कोटक एक उच्चतर पौधे के बीज के 3 प्राथमिक क्षेत्र होते हैं और एंडोस्पर्म एक पोषक ऊतक है जो कि भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। ठीक है, अगला है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है वो है विटामिन बी का। यानी कि विटामिन मैं आपको बता दूं कि खामियां या ईस्ट विटामिन B12 को छोड़कर फोलेट एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं और यह विटामिन B कॉम्प्लेक्स दवा को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो व्यवहार करने वाला पौधा वो है कसकुटा, यानी वैसे पौधे जो कि अन्य पौधों से तैयार रेडीमेड जैविक भोजन प्राप्त करने या अपने स्वयं को जैविक भोजन तैयार करने के लिए अन्य पौधों में पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और उन्हें परजीवी पौधा कहा जाता है। और कुस्कुटा एक तना परजीवी होता है। ठीक है, कुस्कुटा जो है एक तना परजीवी होता है। अगला सवाल है पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो लघु छिद्रों का जो नाम है वो है रंध्र। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों के रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेट। और छिद्र गार्ड कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। रंध्रों में से पौधा का अतिरिक्त पानी जल वाष्पों के रूप में वातावरण में निकलते रहता है। अगला सवाल है पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणु वायरस द्वारा। यानी कि पशु महामारी जुगाली करने वाला जानवर मुख्य रूप से मवेशियों के व्यापक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है और हाल ही तक यह बीमारी अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्वी काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, अगला है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है वो ठीक है ऑक्सीजन से जो है वो नियंत्रित किया जाता है। अगला वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो जो इसे मॉनिटर करता है वो है लाइकेन। यानी मैं आपको बता दूं कि लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक के विशेष तौर से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता को रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति से लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। अगला है किस वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है? तो जो बनने वाली छवि होती है वो वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो जो खगोलीय पिंड की दूरी वो है प्लूटो। ठीक है, अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? तो जो सबसे पहले प्रथम वो है IIT खड़गपुर 1951। यानी कि मैं आपको बता दूं कि IIT खड़गपुर 1951, IIT मुंबई 1958, IIT कानपुर 1959, IIT चेन्नई 1959 और IIT दिल्ली 1978 इन सबों का स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे प्रथम स्थापना जो है IIT खड़गपुर में हुआ था।
अगला है निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न कचरे को हम लोग ई कचरा कहते हैं, ठीक है, ई कचरा कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अंत में वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है? तो अपने उत्तर पश्चिम की दिशा में पहुंच गया है, ठीक है, उत्तर दक्षिण के दिशा में पहुंच गया, उत्तर पश्चिम की दिशा में क्या है वो पहुंच गया है। अगला सवाल हमारा है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब यहाँ पर जो है वो बी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में, यानी कि एक्स डब्ल्यू की तुलना में क्या है वो गरीब है, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बटा इस तरह से हम लोग सी, तो यहाँ पर जो बड़ा है वो है एक्स, ठीक है, सी से, तो यहाँ पर बी जो है वो सबसे गरीब है, ठीक है। अगला है, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है, वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले आ जा चुकी है, अगली बस 10:30 बजे है, प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था? तो जो उस समय, यानी कि एक बस डिपो ने चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है, वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार उस समय पूछताछ कर्मचारी यह सूचना दी तो समय क्या था? तो उस समय जो समय था वो था यहाँ पर जो है वो 10 मिनट और 10:30 बजे 30 मिनट बाद, तो टोटल यहाँ पर जो है, यानी कि यहाँ पर जो अभी समय हो रहा है वो हो रहा है 10:10, ठीक है, 10 मिनट पहले जा चुके और 10:30 बजे एक बस और आएगी, यानी कि यहाँ पर जो समय है वो क्या हो रही है 10:10, ठीक है, 10:10। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 122 और 123, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो शब्द है वो किससे नहीं बनाया जा सकता है? तो ये शब्द जो है वो कॉफ़ी से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगला है लाइब्रेलाइजेशन, ठीक है, लाइब्रेलाइजेशन ये शब्द जो है वो किससे नहीं बनेगा? तो वो नहीं बनेगा रिलेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल शब्द में केवल ई ही है, ठीक है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, बस ई ही है। अगला है, एक कूट भाषा में पृष्ठ को OQSTRS में लिखा जाता है, तदनुसार पृष्ठाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पृष्ठाइन जो है उसे किस तरह से लिखा जाएगा? तो उसे लिखा जाएगा OQHRSHMD, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट के एक एक नंबर के अनुसार लिया गया है, ठीक है, यानी कि कौन शब्द किसके पहले और किसके बाद आया, यानी कितने अंक के बाद, तो इस तरह से ये प्रश्न है, ठीक है, सॉल्व हुआ। अगला, यदि डिन को NOKX लिखा जाता है तो नीड को कुछ कूट भाषा में लिखा जाएगा, तो नीड को XOON की भाषा में, यानी कि मैं आपको बता दूं कि डेन यानी NOKX है, ठीक है, और नीड जो है वो XOON के कूट भाषा में लिखा जाएगा। अगला, एक कूट भाषा में ऑपरेशन को इप्ट्राइनो लिखा जाता है, तो सर्व शब्द कौन सा है जिसे ओरपोसिस लिखा जाएगा? यानी ओरपोसिस जो है वो किसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा प्रोसेस, ठीक है, यानी प्रोसेस को ओप्रेसिस के भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 और 130 में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ पर लुप्त अंक है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 2, 8, 26, 13 जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर जो संख्या लुप्त है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यानी 1 + 5, ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 + 5 का स्क्वायर 2, ठीक है, इक्वल टू 1 + 25 यानी कि 26। ये हो गया हमारा क्या, पहला कॉलम, ठीक है। अब दूसरा कॉलम है, ठीक है, दूसरा कॉलम तो 3 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का 9 और 2 4 इक्वल टू 13। ये दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा कॉलम है 4, 8 है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे हमें ज्ञात करना है। तो 4 के स्क्वायर + 8 के स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर देंगे
तो 4 चौके 16 प्लस 8 अठाई 64, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ गया हमारा क्या 80, जो लुप्त संख्या वो 80। अगला है 10, 11, 12, 105, 126 लुप्त संख्या के पास जो है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो लुप्त संख्या उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 10 के स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 10 के स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 10 दहा का 100 प्लस 5 इक्वल टू 105, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब है 11, 26, 11 और 126, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 5 कर देंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 121 प्लस 5 इक्वल टू 126। दूसरा अब तीसरा कॉलम है, ठीक है। तीसरा कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरे कॉलम में क्या है 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 12 के स्क्वायर 5 तो 144 प्लस 5 यानी कि 149, ठीक है। जो लुप्त संख्या हो 149। 7, 23, 21, 1, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 2, 5, 4, ठीक है, 3, 4, 3, ठीक है। इस तरह से है। तो इसमें जो हमारा है वो होगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7 इक्वल टू पहला कॉलम 7 इक्वल टू 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 1 प्लस 6, ठीक है, 1 प्लस 6। अगला है 23, तो 23 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 23 इक्वल टू 3 प्लस 5, ठीक है, गुना 4 इक्वल टू 3 प्लस 20, ठीक है, 3 प्लस 20 यानी कि 23, ठीक है। अब 21, ठीक है, तो 21 इक्वल टू 0 प्लस 7, ठीक है, 0 प्लस 7 गुना 3 तो यानी 0 प्लस 17 का 21, ठीक है, 21 इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 0। अगला है 11/2, 5/8, 7/3 प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 11 माइनस 1, ठीक है, 11 माइनस 1 भागा 2 भागा 11 माइनस 1 भागा 2 इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि 10 भागा 2 तो आ गया हमारा 5, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर जो होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास होगा 3/27, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगला है श्रीनी अनुल से लंबा और रघु चंद्रू से लंबा लेकिन वृंदा जो है से छोटा। इसी तरह श्रीनी चंद्रू से छोटा था तो सर सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर सबसे लंबा वृंदा है, ठीक है। अगला है यदि माइनस जोड़ने का चिन्ह है प्लस गुना का भागा घटाने का और गुना विभाजन का तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है। तो जो यहाँ पर समीकरण गलत है वो है 5 - 2 + 12 गुना 6 भागा 2 इक्वल टू 27, ठीक है। अगला है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। उनमें मोहन बल्लू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। इसी तरह मित बालू के दाईं ओर है तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। तो सबसे दाईं ओर जो है वो कौन है, तो दाईं ओर जो है वो अमित है। अगला है हमारा सवाल, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण और अपने घर से कितने किलोमीटर के दूरी पर है। तो अपने घर से कितने किलोमीटर के दूरी पे है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल कर देंगे 9 + 16 यानी कि 9 + 16 यानी कि 25 यानी कि 5 किलोमीटर। अगला है निर्देश 135 और 126। क्वेश्चन नंबर 135 और 136 के निम्नलिखित प्रश्नों में 2-3 वक्तव्यों के आगे 2-4 निष्कर्ष 1-3-2-3-4 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों के अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई नहीं है तो दिए गए कथनों से निकलता है, यानी जो हमारा कथन है
तो इसमें 3 कथन है। पहला, हमारे विद्यालय से प्रथम वर्ष के उसी विद्यार्थी क्रिकेटर के चाहने वाले हैं। दूसरा है, उन्हीं में से कुछ टेनिस चाहने वाले भी हैं। और तीसरा है, कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल को चाहने वाले हैं। निष्कर्ष, हमारे विद्यालय में सभी सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के से सभी किसी खेल के चाहने वाले नहीं हैं। कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल को चाहने वाले हैं। प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं हैं। ये निष्कर्ष है। तो इसमें से जो सही है, ठीक है, वो होगा केवल निष्कर्ष 2 ठीक है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 जो है वही ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला है कथन, कुछ पुस्तकें चल है, कुछ परिकलित चल है। ठीक है, और निष्कर्ष है, कुछ चल परिकलित है और कुछ चल पुस्तकें हैं। तो जो इसमें सही है, ठीक है, जो इसमें सही है वह निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ठीक है। ठीक है, अगला है, दिए गए पैटर्न में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। यानी हमारे पास 3 कॉलम है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हमें संख्या को ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो 21, यहाँ पर 21 गुना 19, ठीक है, 21 गुना 19 माइनस 100 इक्वल टू 399 माइनस 100 आ गया 299। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। ठीक है, अब दूसरा कॉलम है 18 22 296। ठीक है, 18 22 296। तो 18 गुना 22, ठीक है, 18 गुना 22 माइनस 100, ठीक है, माइनस 100 यानी कि 396 माइनस 6 इक्वल टू 296। ये हो गया दूसरा कॉलम। अब आया तीसरा कॉलम यानी 32 प्रश्नवाचक चिन्ह 348। ठीक है, 348। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कि 32 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 100 इक्वल टू 348। ठीक है, 348 यानी यहाँ पर लिखेंगे कि 32 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इक्वल टू 348 प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 448 बटा 32। ठीक है, यानी कि हमारा 14 आएगा। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं का परस्पर बदलना चाहिए। तो जो परस्पर बदलना चाहिए वो हमारा होगा, इस यहाँ पर जो है 700 प्लस 42 भागा 6 गुना 45 माइनस 54 गुना 9 प्लस 14 इक्वल टू 355। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 700 प्लस 42 भागा 14, 700 प्लस 42 भागा 14 गुना 45 माइनस 54 गुना 9 प्लस 6 इक्वल टू 355। इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अब आगे हम लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे कि 700 प्लस 3, 700 प्लस 3 गुना 45 माइनस 54 गुना 9 प्लस 6 इक्वल टू 355। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 700 प्लस 135 माइनस 486 प्लस 6 इक्वल टू 355। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो आगे होगा वो होगा 841 माइनस 486 इक्वल टू 355। ठीक है, 355। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 14। अगला, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। पासे की 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु है। जब निचले फलक पर 1 बिंदु होगी तो उसके ऊपरी फलक पर कितनी बिंदु होगी। तो उसके ऊपरी पर जो होगी वो है 3। अगला है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, तो इसमें 5। अगला है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहते हुए मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति के लता से क्या संबंध है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति को लता से क्या संबंध है, तो उसका संबंध है भाई का। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमें लुप्त अंक को प्राप्त करना है, तो है QJ6, ठीक है। यानी एच भी जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार ही ज्ञात होगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात है। 2, 6, 12, 20, 42 जो लुप्त संख्या है उसे हमें क्या ज्ञात करना है। तो 2 + 4 = 6, ठीक है। 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, ठीक है। 20 + 10 = 30, ठीक है। 30 + 12 = 42। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जो इस प्रतिरूप को पूरा करेगी वो है 3, ठीक है। ये आकृति से पूरा कर देगी। अगला है एक गोदाम में 5 डिब्बे ए से ई को एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर रखने के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। डिब्बा ए को डिब्बा डी के ठीक 3 स्थानों ऊपर रखा जाना चाहिए। दूसरा, डिब्बा सी को सबसे ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। तीसरा, डिब्बा ई को डिब्बा बी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा जाना चाहिए। यानी यदि डिब्बा ई से सबसे नीचे तो ऊपर से डिब्बा सी के स्थान क्या है? तो इसकी स्थान क्या है? तो उसके स्थान है दूसरा, ठीक है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आ सकता है। तो मैं इससे जुड़ी है बहुत सारे सवालों को बताई हूँ, इस वीडियो में भी बताई, तो आप लोग ध्यान से देखें और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा 45, ठीक है। अगला है आकृति में पहले जोड़े के विद्यमान संबंध आधार पर उतरे वाली आकृतियों में से दूसरे जोड़े की आकृति चुनिए। तो यहाँ पर जो आकृति है वो होगी ये आकृति जो इसे पूरा कर देगी। अगला सवाल है यदि एक निश्चित कूट भाषा में मेल को 2375 के रूप में लिखा गया और क्रिकुलर को 98 49 67 34 के रूप में लिखा गया है तो उस कूट भाषा में क्लेम को कैसे लिखा जाएगा? तो उसे क्लेम को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 97 3 38 2, ठीक है। इस भाषा में लिखा है, कुछ कूट भाषा में लिखा जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। जो इसमें अलग है, जो अन्य से अलग है वो है ये 23 34 49, ठीक है। अगला है A B C D E F और G नामक 7 छात्रों में समूह 2 टीम बनाई जानी है। प्रत्येक टीम में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। A और B एक ही टीम में नहीं हो सकते। C को E के साथ नहीं रखा जा सकता। D और G को एक साथ रखा जाना चाहिए। F और D एक साथ नहीं हो सकते। E और D को एक साथ रखा जाना चाहिए। A और को F के साथ रखना है। तो बताइए कि दिए गए आंकड़ों में के अनुसार इनमें कौन सी टीम गठित 2 टीम में से एक है? तो जो इसमें से एक है वो है EDGB, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं जो बताई हूँ समझ में आया होगा। और अगर मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी प्रश्न को मैं सही से नहीं बता पाई तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है और आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर अपडेट मिलता रहे और हर मॉडल सेट को आप लोग पढ़ें और समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच।